सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ जाके देख सकते हो और प्लेलिस्ट में जाके आप सारी। हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब पे। तो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया, लाइक किया और सब्सक्राइब किया और आपने मेरी वीडियो में कमेंट भी किया। तो बच्चों, ऐसे ही मेरी वीडियो को इतना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 9 करने वाले हैं जो आपकी 23 अक्टूबर की ये वर्कशीट है और ये बच्चों ये क्लास 7 की वर्कशीट है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस हफ्ते यानी कि अब जो आपकी इस हफ्ते वर्कशीट ये आई हुई है, तो ये आपकी वर्कशीट है दिल्ली के सुल्तान, यानी कि आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। जो आपकी इतिहास की पुस्तक है उसका टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान। तो बच्चों, आप अपनी जो बुक है उसे भी एक ज़रूर पढ़ें। पहले आप बुक पढ़ें और फिर ये वर्कशीट सॉल्व करें, फिर उसके जो प्रश्न उत्तर इस वर्कशीट में दिए गए हैं वही आप अपनी कॉपी में करोगे, क्योंकि आपके पेपर में पूरे चांसेस हैं कि यहीं से जो आपकी वर्कशीट के प्रश्न उत्तर हैं वही आएंगे। तो आपको इसके प्रश्न उत्तर करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो आपके पेपर में पूछा जाएगा वो बच्चों यहीं से पूछा जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को सबसे पहले बच्चों आप लाइक कर दो। पहले लाइक करके आओ, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो आइए हम देखते हैं दिल्ली के सुल्तान में। हम इसे पढ़ेंगे यहाँ से, ये वाला पैराग्राफ। इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख हो। बच्चों देखो, इसमें क्या है, जब हम इतिहास का यानी कि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें किस तरीके से उसकी जानकारी मिलती है, ये भी तो सोचना चाहिए कि पहले क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, तो इन सब चीज़ों का हमें कैसे पता चला। तो आइए हम देखते हैं कि इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेखों, देखो जो पहले के अभिलेख लिखे हुए हैं, जो सिक्के हैं, जो स्थापत्य, यानी कि स्थापत्य बच्चों क्या होता है, जैसे भवन निर्माण की जो चीज़ हो गई, कोई कला की चीज़ हो गई, तो वो क्या कहलाता है, स्थापत्य कला कहलाती है, के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो बच्चे एक बार बताओ, भविष्य के यानी कि इतिहास के बारे में कैसे हमें जानकारी मिलती है। जैसे अगर आप अगर पिकनिक गए होंगे, सब बच्चे पिकनिक गए होंगे, लास्ट ईयर सब बच्चे पिकनिक गए थे नवंबर दिसंबर के आसपास। कुछ बच्चे आपका पहले भी चले गए थे, कुछ बच्चे बाद में पिकनिक गए थे। तो आपको कहाँ लेके जाया जाता है, इंडिया गेट लेके जाते हैं और कहीं कहीं आपको लाल किला लेके जाते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा ना, जो आपके कुछ अभिलेख अगर आपको दिखाया गया हो तो आपको बताया भी जाता होगा, ये देखो यहाँ पहले इस तरीके से अंग्रेज आए थे, यानी कि इस तरीके से हमारा लाल किला जो बना हुआ है उसके अंदर सारी एक एक कहानी आपको बताई जाती हैं। तो किस तरीके से पता चलता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रूफ मिला है, उसके थ्रू हमें सारी कहानियाँ मिलती हैं। तो ऐसे ही हमें जो इतिहास की जानकारी बच्चों मिल रही है अभिलेखों से, जो पहले पुराने हमें सिक्के मिले हैं उससे, और जब आपकी स्थापत्य जो आपके भवन वगैरह हो गए, आपका लाल किला वगैरह हो गया पहले का बना हुआ, आपका इंडिया गेट पहले का बना हुआ है और कुतुब मीनार जो पहले का बना हुआ है। आगे हम चलते हैं। मगर दिल्ली सल्तनत की अधिक जानकारी के लिए हम उन इतिहास, तारीख यानी कि एक वचन, त्वारीख यानी कि बहुवचन, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा में फारसी में लिखे गए थे। बच्चों ऐसा देखो, अगर हम बहुत पुराने इतिहास उठा के देखेंगे तो जैसे आपने 6ठी क्लास की इतिहास की बुक में पढ़ा था कि जो ताम्र पत्र पे लिखे गया इतिहास था वो हमने पढ़ा, उससे हमें जानकारी मिली। लेकिन अब जिस तरीके से अगर हम दिल्ली के इतिहास की बात करेंगे, जिसमें हम रहते हो, जिसमें बच्चों आप रह रहे हो दिल्ली के इतिहास के, तो इस टाइम बच्चों ऐसा हो गया था कि जो इस टाइम पे जो आपका इतिहास था, यानी कि राजाओं के बारे में, वहाँ पे जो राजा उनका जो प्रशासन था उन सब के बारे में लिखा जाने लगा था। पहले तो बच्चों देखो, अभिलेख जो मिल गए, सिक्के मिल गए, भवन जो मिल गए, उस पे जो भी चीज़ें लिखी गई थी उससे पता चला। लेकिन अब दिल्ली का जब सल्तनत काल आता है, इस टाइम पे जो लेखक थे वो लिखने लगे थे, जिससे क्या होता है हमें बहुत आसानी से जानकारी मिल जाती है। जैसे कोई भी हमने पुस्तक उठाई, अगर दिल्ली के सल्तनत की हम देखेंगे तो हमें इजीली पता चल जाता है कि दिल्ली में सबसे पहले कौन आए, कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे और उन्होंने किसका निर्माण करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें इतना ही था आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, त्वारीख, यानी कि त्वारीख के जो लेखक थे बच्चों वो सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे।
यानी कि ये लोग कैसे होते थे बच्चों, पढ़े लिखे होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। वो क्या करते थे, जो भी घटनाएं हुई हैं उनका वर्णन करते थे और जो प्रशासक को जो भी प्रशासन के संबंधी यानी कि उनका प्रशासन चलाने के लिए सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, यानी कि शासन कैसा हो, न्याय संगत होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इसमें है, त्वारीख के लेखक नगरों में विशेषकर कहाँ रहते थे बच्चों, वो लोग दिल्ली में रहते थे, क्योंकि हम दिल्ली की तो बात कर रहे हैं, दिल्ली से ही तो आपका लेखन प्रक्रिया शुरू हुई है। गाँव में शायद ही कभी रहते हों, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। तो बच्चों क्यों लिखते थे ये, ताकि इन्हें राजाओं से क्या मिले, बहुत सारा इनाम वगैरह मिले इन्हें, इसलिए क्या करते थे, उनकी तारीफ में ये लोग लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों के जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। क्लियर है, यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार मतलब बच्चों जो राजा का बेटा राजा बनेगा, इसका मतलब ये है। क्लियर है, और जिस तरीके से यानी कि पहले जो पुरुष थे वही राजा बनते थे, महिलाएं नहीं बनती थी। रजिया सुल्ताना ऐसी पहली महिला थी जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठी थी, जिसको काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, उन्होंने तो रजिया सुल्ताना को हटा दिया था। आपके इसी चैप्टर में है, हो सके तो अगर आपकी वर्कशीट में आएगा तो हम उसे पढ़ेंगे, नहीं तो बच्चों आप इसका चैप्टर पढ़ सकते हो। अगर बच्चों आपको ये चाहिए कि मैं इसका पूरा चैप्टर आपको नोट्स बना के शॉर्ट में पढ़ाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको जो आपकी 7th क्लास की जो बुक है मैं उसको वीडियो बना के पूरा कंप्लीट करा दूंगी, जिससे आपको इसे समझने में और आसानी हो। आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा प्लस आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है, आइए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तोमर राजपूत के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी थी। तो सबसे पहले अब आते हैं हम दिल्ली के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका राज था, तोमर का था, यानी कि राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों ने राज्य काल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, यानी कि अगर देखा जाए उसी टाइम पे ही दिल्ली कैसा केंद्र बन गई थी, वाणिज्य का केंद्र बन गई थी। किसके काल में, तोमर और चौहान के काल में। क्लियर है, आगे हम देखते हैं। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। उस टाइम कौन से व्यापारी रहते थे बच्चों, जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ डेहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले। तो डेहलीवाल क्या है बच्चों, सिक्के हैं। क्या है ये, सिक्के हैं जो यहाँ ढाले जाते थे, जो काफ़ी उस टाइम पे चलते थे। जैसे आपका 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का चलता है ना, इस तरीके से। जैसे आपके पहले 50 पैसे 25 पैसे के चलते थे, 1 आना 2 आना चलता था। आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो पता चलेगा, लेकिन अब वो नहीं चलते। इसी प्रकार से बच्चों ये डेहलीवाल नाम के कहे जाने वाले सिक्के थे जो पहले चलते थे, अब नहीं चलते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। क्लियर है, तो हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा है पहले बच्चों। इस पे जो राजधानी, जो पहली राजधानी बनी थी तोमर के टाइम पे बनी थी, तोमर साम्राज्य में। क्लियर है, देखते हैं अब आपके दिल्ली के शासक हम पढ़ लेते हैं। एक बार को आपको पता होना कि दिल्ली में कौन कौन से शासक आए थे। तो पहले देखते हैं बच्चों, राजपूत वंश आया था। राजपूत वंश में सबसे पहले तोमर आए थे, आरंभिक 12वीं शताब्दी में 1165 में आए थे। तो अब देखो 2020 चल रहा है, तो 1165 में आए थे। अनंगपाल आया था, फिर उसके बाद चौहान आए हैं, फिर पृथ्वीराज चौहान, फिर तुर्की शासक आता है। तुर्की शासक यहाँ से ये क्या है, जैसे ही तुर्की शासक आता है हमारे दिल्ली में निर्माण प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। किस चीज़ की, जैसे मस्जिद वगैरह बननी स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे मकबरे बनने स्टार्ट हो गए थे। क्लियर है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका इसमें कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। फिर इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। रजिया आपकी पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पे बैठी थी। क्लियर है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन आते हैं। ये काफ़ी एक अच्छा पराक्रमी था, लेकिन ये ऐसे थे कूटनीतिज्ञ थे। बलबन कैसे थे, कूटनीतिज्ञ थे। इन्होंने इनकी पूरी की पूरी सबको हटा के गद्दी अपने
इन्होंने हथिया ली थी। फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश, ये भी बहुत एक अच्छा वंश था, जिसमें सबसे मेन आपके इसमें अलाउद्दीन खिलजी हैं। आपकी मूवी भी इसके ऊपर बनी है, पद्मावत अगर आपने देखी हो तो, दीपिका पादुकोण की और रणवीर कपूर की है, तो उसमें अगर आपने उसे देखी होगी काफ़ी अच्छी है। आप उसमें ये चीज़ें देख सकते हो किस तरीके से खिलजी वंश की स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट है तुगलक वंश है, इसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक आए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर इसके बाद सैयद वंश आता है बच्चों दिल्ली में, खिज्र खां इसमें मेन है। फिर लोधी वंश आता है जिसमें बहलोल लोधी लास्ट के आपके दिल्ली सल्तनत में दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे। तो आपकी बुक में बच्चों इतना ही है, इससे आगे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बार बार रीड कर सकते हैं, आपके पेपर में जो आपके अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चीज़ें सारी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं। अगर बच्चों आपको चाहिए कि मैं 7th की जो बुक है आपकी, इसमें आपकी हिस्ट्री की और जो ज्योग्राफी की आपकी बुक है, और बच्चों कौन सी आपकी पॉल साइंस की बुक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको बुक के जो चैप्टर वाइज चैप्टर कराऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर ज़्यादातर बच्चों के कमेंट आएंगे तो मैं आपकी जो चैप्टर है वो मैं स्टार्ट कर दूंगी, ताकि आपके वहाँ पे चैप्टर आगे आगे चलें, और यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट आ रही है वो भी हम करते रहेंगे, जिससे क्या होगा बच्चों, जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आगे मैं जो वीडियो प्रोवाइड करूँगी वो चैप्टर वाइज करूँ या ना करूँ, जो आपकी NCERT की बुक है। क्लियर है? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, आइए बच्चों हम आगे चलते हैं। इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता करते हैं? तो इसमें फर्स्ट आपका है, इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आप इसे नोट कर लो। सेकंड आपका है, तारीख का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है? तो तारीख का दिन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कितने वर्षों पहले कोई घटना घटी थी। इससे हमें इतिहास की सटीक जानकारी मिलती है, जिससे हमें इतिहास का घटनाक्रम समझ में आता है। तो बच्चों ये है तारीख, आप इसे यहाँ पे तारीख लिखा है ना, आप इसे तारीख कर लो, तारीख। ठीक है, क्लियर है? आप इसको ये कर लो, गलत नोट नहीं करना है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो तारीख हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं की ही जो लिखी हुई चीज़ें उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है, तारीख के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन करो। तो बच्चों तारीख का क्या था, मैंने आपको बताया था, ये क्या है, शहरों में रहते थे, तो गांव के लोगों की कोई जानकारी इनको नहीं थी, और ये किसके, राजा के बारे में लिखते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें खूब सारे इनाम मिलते थे, तो गरीब जनता के लिए क्यों लिखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तारीख लेखक नगरों में रहकर विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहे होंगे। ये भी आपका तारीख है। क्लियर है? नेक्स्ट है, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर इनाम पाने की आशा में लिखा करते थे। क्लियर है? इसलिए हमें वहाँ उस गांव में रहने वाली आम जनता के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसमें बच्चों इतना ही है इस क्वेश्चन में, क्योंकि गांव में रहने वाले जो लोग थे उनकी जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो राजाओं के बारे में ही लिखते थे, इनके बारे में नहीं लिखते थे। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 4, पता लगाइए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है। कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी एकत्र कीजिए। तो आपका फर्स्ट बच्चों है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था। क्लियर है बच्चों? किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इल्तुतमिश ने बच्चों जो कुतुब मीनार का काम था इसको पूरा करवाया था, तथा कुतुब मीनार में 3 मंजिल को बढ़ाया, यानी कि 1 मंजिल बनाई थी आपकी इसने, बाकी 3 मंजिल बच्चों बना दी इसने। हम यहीं पे बना देते हैं छोटा सा आपका कुतुब मीनार, 1 मंजिल बना दी है आपकी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब ये आता है इसके ऊपर इसने बना दी 3 मंजिलें, तो टोटल बच्चों अब कितनी मंजिल हो गई? 4 मंजिल हो गई। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की दुर्घटना के बाद उसे ठीक करवाया तथा 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। 5वीं और अंतिम 1 मंजिल अब और बनेगी, ये आपकी 1 मंजिल बनके तैयार हो गई। तो बच्चों कुछ इस तरीके का आपका कुतुब मीनार है। तो पहली मंजिल, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है और ये 5वीं मंजिल है। तो टोटल कुतुब मीनार में बच्चों 5 मंजिल है। पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है, जो यानी कि इसकी नींव रखी थी, इसकी शुरुआत इसने करी थी। और बाकी ये दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल आपकी इसने इल्तुतमिश ने करवाई है। और लास्ट वाली मंजिल यानी कि जो कुतुब मीनार था ये
आंधी तूफान की वजह से इसकी क्षति हो गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे ठीक करवाया, इसकी मरम्मत करवाई, फिर इसके ऊपर इसने एक और मंजिल बनवा दी थी, 5वीं और अंतिम मंजिल। तो इस वर्कशीट में बच्चों हमने इतना ही किया था। ये जो आपकी हिस्ट्री की वर्कशीट आ रही थोड़ी सी समझने वाली है, तो आपसे वीडियो को ज़रूर से ध्यान से देख के समझा करिए ताकि आपको ये आंसर्स अच्छे से समझ में आ जाएं। बाकी अगर आपको जो आपकी बुक्स वगैरह हैं 7th की, भूगोल की, इतिहास की और आपकी राजनीतिक विज्ञान की, अगर बच्चों आप चाहोगे तो मैं आपको उसके जो चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे उसकी वीडियो डाल दूँगी ताकि आपको जल्दी से आपका सिलेबस कवर हो जाए और जैसे जैसे वर्कशीट आपकी आती रहे वैसे वैसे आपको समझ में आए। क्लियर है? तो आप कमेंट में बच्चों ज़रूर से कमेंट करें कि आपको ये वीडियोस चाहिए, तो मैं ज़रूर से उसे अपलोड करूँगी। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और मार्क्स लगा के रखें। और मेरी वीडियो को बच्चों लाइक करके जरूर जाए। एक लाइक आपका मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है, जिससे मेरा और मन करता है और अच्छी अच्छी आपके लिए वर्कशीट बनाई जाए। और जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं नेक्स्ट वीक तक। तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए, जिसमें मुझे आपका साथ चाहिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय।